क्लास 9th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और इसके पीछे के जो लेक्चर हैं उसमें हमने एक्सेलरेशन तक आपको बता दिया था। त्वरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछली कक्षाओं में देख चुका है। आप जा कर के उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखा है, वहाँ पे एक एक लेक्चर आप क्रम से इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में मंदन कहते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक्टिविटी जो दिया हुआ है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर जो दिया है 8.8, इसमें देखिए कह रहा है कि आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार की गतियों को देखते होंगे। जैसे पहला है, तो इन विभिन्न प्रकार की गतियों में त्वरण भी अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे पहला दिया है गति की दिशा में त्वरण है, तो गति की दिशा में त्वरण है, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है और जिस दिशा में वो चल रही है उसी दिशा में क्या हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है धनात्मक हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, गाड़ी क्या हो रही है, समय के हिसाब से जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में एक्सेलरेट हो रही है। तो ये हो जाएगा गति की दिशा में त्वरण है। दूसरा है त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है, यानी रिटार्डेशन वाला केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसके पहले भी बताए थे, अगर ट्रेन क्या कर रही है, किसी स्टेशन को अप्रोच कर रही है, यानी स्टेशन पे पहुंचने वाली है, तो ड्राइवर क्या करता है, 1 किलोमीटर पहले ही क्या करता है, वो लीवर डाउन कर देता है, जिससे ट्रेन जिस दिशा में चल रही होती है, ठीक है, उस दिशा में क्या होने लगती है, धीरे धीरे उसका वेग घटने लगता है, ठीक है, यानी रिटार्डेशन का केस हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। वेग में उसके क्या होगा, निरंतर कमी आती जाएगी। फिर कह रहा है एक समान त्वरण है, तो त्वरण भी एक समान हो सकता है, यानी समान समय में क्या हो रहा है, समान वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि त्वरण हो रहा है लेकिन एक समान त्वरण है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे इसको। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम मोटरसाइकिल आगे चलाए, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, आगे हम गाड़ी बढ़ाए, तब तक कोई ब्रेकर आ गया, तो हम तुरंत ब्रेक लगाएंगे, यानी वेग में तुरंत क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है, यानी घटाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, यानी वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बढ़ाएंगे घटाएंगे, यानी कोई भी व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ठीक है, एकदम ऐसा तो है नहीं कि एकदम हाईवे पे चल रहा है, ठीक है, जो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर लोकल हमारा जो लोकल जो मार्ग है, ठीक है, उसमें अगर गाड़ी चला रहे हैं आप, तो इस तरह का असमान त्वरण वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी राहुल जो है वो अपना साइकिल रेस्ट से चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड में, वह वेग कितना करता है, यानी 0 से चल रहा है और 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करिए, ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सलूशन देखिए, क्या कर रहा है, पहली स्थिति में जब वो रेस्ट से चला है, ठीक है, तो कभी भी देखिए कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट से चलती है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, यानी प्रारंभिक जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। और फिर क्या करता है, वो
6 मीटर पर सेकेंड का वेग अटेन कर लेता है। कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी यानी v से जिसको इंडिकेट किया है वह 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, अंतिम वेग। समय कितना दिया है? 30 सेकेंड दिया है। तो आप जानते हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इसमें ये फार्मूला से ही लगा रहा है, ठीक है। जो डिफिनीसन है उसी को यूज कर लिया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसी को ट्रांसपोज कर देंगे t को लेफ्ट हैंड साइड में, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका u प्लस एटी हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसी फार्मूले का यूज कर लिया है। तो देखिए क्या होगा, वैल्यू रख देंगे। जो फाइनल वेलोसिटी थी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 कर देंगे, यानी 6 अपॉन 30 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 30 कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 अपॉन 30, तो 6 अपॉन जो 30 है, सिक्स अपॉन 30 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 2 जा 6 और 3 10 जा 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 अपॉन 10 का मतलब 0.2 हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। फिर जो सेकेंड केस आपका है, सेकेंड केस में क्या कर रहा है? वो ब्रेक लगा रहा है। जब सेकेंड केस में ब्रेक लगा रहा है तो वह कह रहा है कि टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड में, फिर वो क्या हो जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वेग में कमी आ रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अब कितना लेंगे हम? 6 मीटर पर सेकेंड लेंगे। पहले कितने स्पीड से चल रही थी? 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। और जब वो ब्रेक लगा दिया, तो जब ब्रेक लगाया तो क्या हुआ है? उसके वेलोसिटी में कमी आई है। तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो अब 4 मीटर पर सेकेंड और माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अब 5 सेकेंड लेंगे। तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? -2 हो जाएगा, यानी -2 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा, डिवाइड करने सबको आता होगा, ठीक है, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसका सलूशन, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। जो दिक्कत होगी फिर उसको आप मैसेज करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। ये एक मैथमेटिकल मेथड होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। ग्राफी जो विधि होता है किसी चीज़ को मैथमेटिकली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? एक तरीका होता है। आप वनडे मैच देखे होंगे, दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक। किसी एग्जाम्पल दिया है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में टीवी द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्राय ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है।
एक बेस्ट मेथड है किसी चीज़ को आसानी से समझने और समझाने का, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है। तो मोशन को भी हम आसानी से ग्राफी विधि द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल की सहायता से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसको हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। आप वहाँ भी देखे होंगे जो क्रिकेट मैच वगैरह होता है उसमें भी 2D में ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।